नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और ये किस्सा सन 1994 का है। तब मैं मेरठ में अपने मम्मी पापा और अपने छोटे भाई के साथ रहता था। उम्र रही होगी मेरी करीब 20 साल और मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन गर्मी की छुट्टियां इंतज़ार मुझे हमेशा बेसब्री से रहता था। हर साल की तरह इस बार भी छुट्टियां होते ही मैं अपने मामा के गांव बुढ़ाना चला गया। बुढ़ाना मुजफ्फरनगर जिले में एक छोटा सा गांव है। सीधा सादा, मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा हुआ। वहां ना कोई भीड़ भाड़ है, ना शोरगुल। बस एक सुकून की दुनिया है जो शहर की चिल्ल पौ से बिल्कुल अलग लगती है। मामा का घर गांव के बिल्कुल किनारे पर है। आगे आम के पेड़, एक और जाती हुई छोटी सी नहर और पीछे फैले हुए दूर दूर तक खेत। गांव की ये सादगी और शांति मुझे हमेशा यहाँ खींच लाती थी। मामा के यहाँ जाना मतलब दिन भर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ना, बच्चों के साथ मिट्टी में खेलना, नहर में नहाना और फिर दोपहर की गर्मी में खटिया पर लेटकर ठंडी हवा में आराम करना। दिन निकलते थे बिना खड़ी देखे और रातें कटती थी बिना किसी शोर के। लेकिन दोस्तों, इस बार कुछ अलग था। मुझे क्या पता था कि इस बार गांव की हवा में सिर्फ मिट्टी की सौंधी खुशबू नहीं, बल्कि किसी औरत या चुड़ैल की कराह और उसके सड़े हुए दुख की बदबू भी खुली हुई थी। एक ऐसी सच्चाई जो ना मामा ने मुझे कभी बताई और ना ही मामी ने। गांव पहुंचने के ये तीसरे दिन की बात है। दिन भर की चिल्लाती धूप के बाद शाम की ठंडी हवा चल रही थी। मैं आंगन में खटिया पर बैठा था और मामी वहां पास में आटे में पानी डाल रही थी। उन्होंने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछा और आटा गूंथते हुए बच्चों को डांट भी लगाई। उसी वक्त मामा खेत से लौटे। उनके कपड़ों में मिट्टी की वही सौंधी खुशबू बसी थी जो बचपन से मेरे लिए गांव की असली पहचान रही है। कंधे पर गमछा था और माथे पर हल्की सी थकान। उन्होंने आते ही कुएं से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और खटिए पर मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने यूं ही बातचीत का रुख घुमा दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, मामा, गांव में कोई अजीब बात सुनी है क्या इन दिनों आपने? मामा एक पल को एकदम चुप हो गए। उनके हाथ अपने गमछे की तहों को ठीक कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें मेरी तरफ नहीं देख रही थी। फिर वो हल्के से मुस्कुराए, मगर उनकी मुस्कान में कुछ झिझक थी। फिर वो अचानक से बोले, तू शहर से आया है राहुल। वहां के लड़के भूत प्रेत की बातें सुनते हैं तो सिर्फ हंसते हैं, लेकिन गांव की बातें बिल्कुल इसके विपरीत होती हैं। मैंने थोड़ा चौंकते हुए कहा, मतलब कैसी बातें? अब मामी भी थोड़ा रुक गई। उनके हाथ अब भी आटे में थे, लेकिन वो ध्यान से मामा की बात सुन रही थी। मामा ने अपनी आवाज थोड़ा धीमा कर ली, जैसे किसी तीसरे को ना सुनाई दे। फिर वो बोले, गांव के पूरब में जो बड़े गेहूं के खेत है ना, उन्होंने दूर से इशारा किया, जहां बबलू का कुआं पड़ता है, उसी इलाके में कई लोग कहते हैं रात के वक्त वहां कोई औरत घूमती है। औरत? मैंने पूछा। मामा ने अपनी गर्दन हिलाई। हाँ, औरत ही लगती है, लेकिन उसकी हरकतें एक आम औरत जैसी बिल्कुल नहीं है। बाल लंबे और खुले होते हैं। चेहरा किसी ने ठीक से देखा नहीं उसका, क्योंकि हमेशा झुका रहता है। और जो साड़ी पहनती है वो नीली होती है, पुरानी फटी सी। ऐसा लगता है जैसे बरसों से वो वही पहने घूम रही हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, मामा, ये तो वही चुड़ैल वाली कहानी हो गई। शहर में तो लोग इन पर बातों पर यकीन ही नहीं करते। मामा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें शांत थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ दबी दबी सी बात थी, जैसे वो कुछ जानते हो लेकिन कहना नहीं चाहते। उन्होंने मेरी हंसी का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक टुक सी आवाज में कहा, बेटा, जिसने अभी तक अपनी जिंदगी में ये देखा नहीं, हंसने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकता है। बस ये एक वाक्य उस शाम की हवा में अजीब सी ठंडक छोड़ गया। न उस पल तो बात को टाल दिया, लेकिन सच कहूं तो मामा की आंखों में जो था, उसने मेरी हंसी धीरे धीरे छीन ली। उस रात में घर की छत पर सो रहा था। गर्मी का मौसम था, लेकिन गांव की हवा में कुछ खास बात होती है। छत की खटिया बिछी थी,
ऊपर तारों से भरा आसमान और चारों ओर बस खामोशी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और खेतों की ओर से मेंढकों की टर टर की आवाज सुनाई दे रही थी। उस शांत माहौल में वो रात बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं करवट लेकर लेटा, आंखें आसमान में गड़ा दी। सोच रहा था, शहर की भीड़, पढ़ाई का बोझ और कॉलेज की थकान से कहीं बेहतर ये गांव की ठंडी हवा और सुकून भरी नींद। मामा की छत पर सोते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। करीब रात के 2:30 मेरी नींद खुल गई। ऐसा कोई तेज शोर नहीं था, बस कुछ हलचल सी हुई अंदर, जैसे कोई सपना बीच में टूट गया हो। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। चारों ओर वही सन्नाटा था, लेकिन तभी ध्यान गया। एक बहुत हल्की आवाज, जैसे कोई औरत रो रही हो, धीरे धीरे कांपती सी आवाज, बिल्कुल पास से नहीं लेकिन बहुत दूर भी नहीं। पहले तो लगा मुझे मेरा वहम होगा, लेकिन आवाज रुक ही नहीं रही थी। वो लगातार आ रही थी, जैसे कोई औरत खुद में कुछ बड़बड़ा रही हो या किसी को पुकार रही हो। आवाज में दर्द था, एक अजीब किस्म की तड़प। मैंने अपने गमछे से चेहरा पोंछा और उठकर छत के कोने कोने से नीचे देखा। अंधेरा काफी गहरा था, सिर्फ आसमान की चांदनी से खेतों का थोड़ा बहुत हिस्सा दिख रहा था, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। घर के आंगन में खामोशी थी और सभी सो रहे थे। वो आवाज कहीं पूरब की तरफ से आ रही थी, वहीं जहां मामा ने कहा था वो औरत भटकती है। उस वक्त मेरा दिल हल्का हल्का कांपने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या सच में कोई औरत है वहां या फिर मेरे मन का वहम है। कई बार रात में आवाजें भी धोखा दे देती है। मैं खुद को समझाने लगा, किसी जानवर की आवाज होगी या शायद हवा खेतों से टकरा कर कोई आवाज बना रही हो। लेकिन उस आवाज की एक खास बात थी, वो आवाज इंसानी थी। उसमें जानवरों जैसी कोई गड़बड़ नहीं थी। वो जैसे रोते रोते किसी को पुकार रही थी। कई बार बीच बीच में बिल्कुल चुप हो जाती, फिर अचानक फूट पड़ती, बिल्कुल अनजानी लेकिन बहुत दर्द भरी। मैं डरते डरते खटिए पर वापस जाकर लेट गया और आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद अब कहीं दूर जा चुकी थी। अंदर से एक डर सा उठ रहा था और साथ ही एक जिद कि कुछ तो है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। खैर, किसी तरह सुबह हुई। सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन मेरे मन में रात की वो आवाज अभी तक अटकी हुई थी। जब मामा चाय पी रहे थे तो मैंने धीरे से जाकर उनसे पूछा, मामा, कल रात कुछ अजीब नहीं लगा आपको? वो थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस चाय की प्याली में नजर गड़ाए हुए थे। मैंने फिर कहा, मुझे लगा जैसे कोई औरत रो रही हो खेतों की तरफ से। मामा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, उनकी आंखें अब भी झुकी हुई थी। वो चुपचाप उठे, प्याली धोई और बिना कुछ कहे बाहर चले गए। पहली बार लगा कुछ तो है इस गांव में, कुछ ऐसा जिसे सब जानते हैं पर कोई कहना नहीं चाहता। उसी दिन दोपहर में मैं गांव के बाजार में गया। धूप तेज थी, लेकिन नीम के पेड़ की छांव में ठंडी हवा बह रही थी। कुछ बुजुर्ग खटिया पर बैठे बीड़ी पी रहे थे, कुछ ताश खेल रहे थे और कुछ वैसे ही अपने पुराने दिनों की बातें दोहरा रहे थे। मैं भी पास जाकर एक खटिया पर बैठ गया। एक दो ने मुझे पहचान लिया। मैंने फिर मुस्कुराकर उनसे नमस्ते किया। थोड़ी देर बाद जब माहौल हल्का हो गया तो मैंने बातों बातों में वो सवाल छेड़ दिया जो सुबह से मेरे मन में खलबली मचा रहा था। काका, वो पूरब के खेत है ना, वहां कुछ अजीब सुनने में आता है, किसी औरत के बारे में। सुनते ही चारों ओर कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। बीड़ी सुलगाने वाला हाथ रुक गया, ताश फेंटने वाली उंगलियां थम गई। सबकी निगाहें एक दूसरे की ओर मुड़ने लगी, जैसे कोई पुराना खाओ फिर से हरा भरा हो गया हो। तभी एक बुजुर्ग, जिनकी सफेद दाढ़ी और आंखों के नीचे झुर्रियां बता रही थी, उन्होंने गांव में अब तक बहुत कुछ देखा था। उनका नाम राम स्वरूप था। गांव में सब उनका सम्मान करते थे क्योंकि वो सीधे साधे आदमी थे। फिर वो मेरे पास आकर मुझसे बोले, बेटा, ये कोई नई बात नहीं है, तू नया है गांव में, लेकिन वो कहानी यहाँ के हर बच्चे को याद है। मैं थोड़ा आगे खिसक कर उनकी बात ध्यान से सुनने लगा। फिर काका बोले,
आज से करीब 15-16 साल पहले की ये बात है। उस खेत के किनारे एक जवान बहू की लाश मिली थी। बड़ी सुंदर थी। नाम था उसका कावेरी। उसके शादी के 2 महीने ही हुए थे बस। कावेरी की शादी बुढ़ाना गांव में ही हुई थी। उसके ससुराल वाले ठीक नहीं थे। लड़के का स्वभाव गुस्से वाला था और सास ससुर हर बात पर ताने देते थे। लेकिन कावेरी सीधी सादी लड़की थी, कम बोलती थी, सब सहती रही। एक दिन अचानक वो घर से गायब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ चली गई। 2 दिन बाद उसकी लाश पूरब के गेहूं के खेत के किनारे मिली। चेहरे पर चोट के निशान थे और होठ नीले पड़े थे उसके बेचारी के। मैंने धीरे से पूछा, क्या किसी ने कुछ किया था उसके साथ? फिर काका बोले, लोग कहते हैं कि उसके ससुराल वालों ने ही मारा उसे। किसी ने कहा जहर दे दिया गया, किसी ने कहा गला दबा दिया गया। लेकिन सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन जैसे हर बार होता है केस बंद कर दिया गया। कहते हैं सबूत नहीं मिला। फिर मैंने पूछा। काका बोले, फिर क्या, उसके बाद अजीब बातें होने लगी। जो खेत के पास रात को जाता, कहता एक औरत की सिसकियों की आवाज आई। कभी लगता जैसे कोई औरत वहां से भाग के गुजरी हो। पायलों की आवाज सुनकर ऐसा महसूस होता। एक किसान जो रात को खेत की रखवाली कर रहा था, वो तो सुबह पागल की तरह बड़बड़ा रहा था। वो आई थी, बाल खुले थे। उसने मुझे नाम से पुकारा। उसके बाद बुखार से तपता रहा महीनों। काका अब थोड़े धीमे हो गए थे। आवाज में डर नहीं था बल्कि एक ठहराव था, जैसे कोई सच्ची बात हो जो लोग स्वीकार कर चुके हों। बेटा, वो आत्मा अब भी वहीं भटकती है। कई लोग कहते हैं उन्होंने देखा है, कई लोगों ने सिर्फ महसूस किया। लेकिन गांव में एक बात सब मानते हैं, अगर रात के वक्त कोई उस खेत के पास अकेले गया और अगर वो उसे पुकारे तो या तो वो बीमार पड़ता है या फिर। काका रुक गए। उनके मुंह पर शब्द जैसे अटक गए। मैंने धीरे से पूछा, या फिर? काका ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे बोले, गायब हो जाता है। एक पल के लिए मेरी रूह कांप गई। चारों ओर गांव की गर्म दोपहर में, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी हवा मेरी पीठ से टकरा गई हो। तो क्या ये सब कहानियां है या कुछ और? मैंने आखिरी बार पूछा। काका ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, बेटा, जिसने उसे नहीं देखा वो कहानी कहता है, और जिसने देखा वो कभी फिर बोल नहीं पाया। एक रात, करीब 1 हफ्ते बाद, गर्मी के कारण आधी रात में मेरी नींद टूट गई। पसीने से तरबतर मैं चारपाई पर करवटें बदल रहा था, पर नींद अब दूर दूर तक नहीं थी। मैं छत से नीचे उतरा और मामा के कमरे की तरफ गया। मामा, मैं थोड़ा बाहर टहल के आता हूं, दम घुट रहा है मेरा गर्मी से, मैंने धीरे से कहा। मामा अचानक चौकन्ने हो गए। रात ज्यादा हो गई है राहुल, घर के अंदर ही रहे। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो साफ इशारा कर रहा था कि वो डर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊं। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि मामा शायद पुरानी बातों के वहम में फंसे हुए हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप करके पिछवाड़े से निकल गया। गांव की गलियां रात के वक्त कुछ अलग ही लगती हैं। दिन में जहां बच्चों की हंसी, बैलों की आवाज और चूल्हों की खटर पटर होती है, वहीं अब सब कुछ शांत था। मेरे पास एक छोटा सा टॉर्च था। रास्ते में 2-3 कुत्ते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने भी सिर घुमाया और चुपचाप दूसरी ओर चले गए, जैसे किसी अनजाने डर से इन्हें भी फर्क न पड़ रहा हो। मैं पूरब के खेतों की तरफ बढ़ता गया, जानबूझकर। उस ओर जहां से उस औरत की आवाज आई थी, पूरा माहौल जैसे जड़ हो गया था। ना मेढकों की टर्राहट थी, ना झिंगरों की आवाज। चलते चलते मैं रुक गया। खेतों के बीच पंगडंडीर पर खड़ा मैं चारों ओर देखने लगा। चांदनी खेतों पर हल्की रोशनी बिखेर रही थी। गेहूं के सूखे डंठल अब भी झूम रहे थे, बिना किसी हवा के। और तभी किसी के पैरों की आवाज आई, बिल्कुल वैसी जैसी कोई नंगे पांव मिट्टी पर चल रहा हो। मैंने तुरंत टॉर्च घुमाई, चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं। लेकिन वो आवाज अब धीरे धीरे पास आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने कांपते हुए गला साफ किया और हल्के से पुकारा, कौन है?" जवाब नहीं आया। मैंने फिर टॉर्च घुमाई। खेतों की मेड़ पर कुछ हलचल हुई और फिर जिसका मुझे डर था वही हुआ। एक जवान लड़की खेत के बीचों बीच खड़ी थी। हल्की नीली फटी हुई साड़ी पहने, बाल खुले, उलझे हुए जैसे महीनों से नहीं सुलझाए गए हो, चेहरा झुका हुआ और पाँव उसके पूरे मिट्टी में सने हुए। और उसकी आंखें, वो मुझे देख नहीं रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे भीतर तक झांक रही हो। मैं अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया और तभी उसकी आवाज आई, टूटती हुई, धीमी सी, "पानी, पानी पिला दो ना।" मैं सन्न रह गया। मैंने घबरा कर पीछे देखा, वहां कोई दूसरा है क्या? फिर पलट कर फिर उसकी तरफ देखा। वो अब 2 कदम और पास आ गई थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो?" वो कुछ नहीं बोली और वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मेरे पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया। टॉर्च मेरे कांपते हाथों से लहराई और मेरे हाथ से छूटकर नीचे मिट्टी में बंद हो गई। अब बस चांद की हल्की रोशनी का ही सहारा था। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर कहीं जाकर धंस गया। नीचे देखा, मगर वो मिट्टी नहीं थी, बल्कि जैसे किसी ने मेरे टखने पकड़ लिए हो। ठंडी ठंडी उंगलियां का एहसास, जैसे किसी कुएं से निकले हाथ हो। मैंने जोर से चीखा, "बचाओ, कोई है, मामा!" लेकिन आवाज जैसे खुद उस मिट्टी में दब गई हो। दूर तक से कोई आवाज नहीं आई। अपने आप को बचाने के चक्कर में मैं अपना हाथ पैर चला रहा था। तभी मेरा पैर फिसला और मैं जमीन पर सर के बल गिर पड़ा। और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। और जब मेरी आंख खुली तब मैं घर में खटिए पर लेटा हुआ था। सिर पर मेरे पानी की पट्टी थी और मामी मेरे माथे पर हाथ फेर रही थी। मामा बोले, "मैंने कहा था मत जाना उधर, फिर भी गया। शुक्र मना कि तेरे चिल्लाने की आवाज को एक चरवाहे ने सुन ली थी। फिर वो भागते हुए कई लोगों के साथ आ गया और तुझे बचाने के लिए। रही तो सुबह खेत में सीधे तेरी लाश ही मिलती।" मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे पूरे बदन में कपकपी थी। अब मैं 2025 में यह कहानी आपको सुना रहा हूँ। तब से मैंने कई जगह देखी, पढ़ाई की, नौकरी की, लेकिन बुढ़ाना का वो खेत और वो लड़की आज भी कभी कभी मेरी यादों में ताज़ा हो जाते हैं। वो कोई फिल्मी चुड़ैल नहीं थी, ना वो उड़ती थी, ना उसकी आंखें लाल थी। वो तो एक जवान लड़की थी जिसकी जिंदगी में कुछ इंसानों ने जुल्म किया और अब उसकी आत्मा इंसानों से भरोसा खो बैठी थी। आप लोग जब कभी किसी गांव में जाएं तो वहां की कहानियों को सिर्फ मजाक ना समझें। कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ महसूस की जाती हैं, देखी नहीं जाती। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।